नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस आयुष दर्पण के स्त्री रोग संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज का हमारा ये जो सत्र है, इसमें हम लोग बस्ती चिकित्सा के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आज इस साल की थीम है मानवता के लिए योग। मानवता यानी क्या? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी जैसे हमने देखा इस पैंडेमिक काल में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहा था किसी न किसी रूप। तो यही मानवता है। हम लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं, यही मानवता है। और मानवता के साथ ही हमें चलना है, आगे बढ़ना है। जैसे कि इस संदेश के साथ, जैसे इस 2 साल में हमने देखा कि हमें सबसे ज्यादा मनुष्य की जरूरत पड़ी। हमारा मनोबल, हमारी इम्यूनिटी और हमारा वैदिक क्षमत्व, ऐसे सभी बातों के साथ साथ एक दूसरे का साथ जितना अच्छा हमने निभाया और जितना हमें हमारे सभी लोगों का साथ होगा, उतना हमारा मनोबल अच्छा होगा। हमारा मनोबल जितना अच्छा होगा, उतनी हमारी कैपेसिटी अच्छी होगी। फिर वो शारीरिक क्षमता हो या मानसिक क्षमता हो, हम सभी पूर्ण रूप से सभी प्रकार की जो भी हमारी आपत्तियां आएंगी, ऐसे ही जैसे कोरोना एक विषाणु था, ऐसे बताया जा रहा है कि आगे सालों में बहुत सारे ऐसे विषाणु आने वाले। तो इन सबका मुकाबला करने के लिए हमें हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा। और इस आत्मिक शक्ति यानी हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, ये हमें बढ़ानी होगी योगा के साथ। तो योगा करने से इस प्रकार की हमारी आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमारी वैदिक क्षमत्व और वैदिक क्षमत्व और ये जो विकास है, यही मानवता का संदेश है। हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और यही हमारे दीर्घ आयु के लिए भी आवश्यक है। तो आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम केस डिस्कशन करेंगे, अगर किसी का कुछ केस डिस्कशन हो, और उसके बाद बस्ती। जैसे बस्ती के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में आशंकाएं होती है। बस्ती को आचार्यों ने पूर्ण रूप की चिकित्सा मानी है। बस्ती केवल वातदोष की चिकित्सा नहीं, किंतु कफ एवं पित्त के विकारों में भी बस्ती का बहुत ही अच्छा रोल रहता है। तो बस्ती को लेकर हमने काफी सारे सत्र किए हैं। मैंने स्पेशली आपको सभी प्रकार के लाइक लेखन बस्ती या वैतरण बस्ती है, प्रासूतिक बस्ती है, माधुतलिक बस्ती है, या सिंपल वाला जो मात्रा बस्ती है, उत्तर बस्ती है, इसके सारे सेशंस हुए हैं। और बस्ती जो है, हम जैसे कि मुख्य रूप से बस्ती के जो प्रकार बताए उसमें कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। कर्म बस्ती जो है टोटल इसमें 30 बस्तियां होती है, यानी निरूह और अनुवासन मिलाकर ये कर्म बस्ती 30 दिन दी जाती है, इसीलिए इसको कर्म बस्ती बताया है। नेक्स्ट है काल बस्ती, जिसमें कुल मिलाकर 15 बस्तियां दी जाती है। और दूसरा प्रकार है योग बस्ती, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर 8 बस्तियां देते हैं, जिसमें निरूह और अनुवासन। निरूह यानी काढ़े का बस्ती और अनुवासन यानी तेल वाला बस्ती। अनुवासन बस्ती को ही हमने स्नेह बस्ती भी कहा है, या इसमें स्नेह दिया जाता है, इसीलिए इसको स्नेह बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। सभी आचार्यों ने अनुवासन यह स्नेह बस्ती का एक रूप माना है। और अनुवासन बस्ती यह स्नेह बस्ती के आधा मतलब आधा प्रमाण हमको देना होता है। तो स्नेह बस्ती की जो मात्रा होगी यह 240 ml होती है, तो इसकी आधा मात्रा हमें करनी होगी अनुवासन बस्ती के लिए, जो 120 ml होती है। स्नेह यानी शरीर में तेल से जो बस्ती हम लोग देते हैं, इसको स्नेह बस्ती माना है। और स्नेह बस्ती ये सभी प्रकार के वात विकारों के लिए बहुत अच्छी से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको कि जैसे हमने उस दिन लीन पीसीओडी और ओबेस पीसीओडी के बारे में। तो जैसे आप सभी ने कुछ केसेस डाले थे, और इस केसेस में हमने देखा कि शोधन चिकित्सा, जैसे लीन पीसीओडी में हमें हमारे हार्मोन्स के रेगुलेट करना है और इसके साथ रसायन करना होगा। और ओबेस में हमें मेद धातु के ऊपर काम करना होगा। दोनों प्रकार की बस्तियां लीन और पीसीओडी में आप दोषों की इन्वॉल्वमेंट देखकर प्लान कर सकते हैं। वैसे लीन पीसीओडी के लिए हमें मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती का ज्यादा रोल रहेगा, बट फिर भी अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो वहां पर भी योग बस्ती काम आएगी। एक्चुअली बस्ती से जैसे कि लेखन बस्ती का अगर आपने प्रयोग किया, तो इसमें वजन कम होने के लिए या मेरे धातु का क्षय कराने के लिए, लेखन कराने के लिए ये बस्ती बहुत अच्छे से काम करती है, लेखन बस्ती। अगर आपको पोषण करना है, जैसे लीन पीसीओडी में हम लोग हार्मोन इम्बैलेंस के ऊपर काम करेंगे, एचपीओ एक्सिस के ऊपर काम करेंगे, वहां पर करेक्शन करने के लिए बृहन बस्ती का बहुत अच्छे से रोल रहेगा। तो दोनों प्रकार की बस्तियां आप दोनों प्रकार की पीसीओडी में दे सकते हैं, लेखन बस्ती ओबेस पीसीओडी में और लीन पीसीओडी में बृहन बस्ती। जैसे पीसीओडी में ओबेसिटी का पेशेंट होता है, यानी स्थूलता के साथ पीसीओडी के केसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसमें योग बस्ती यानी योग बस्ती का उद्देश्य यही रहेगा, जिसमें एरंड, काढ़ा, दशमूल
हम लोग निरूह देते हैं, तो इसके साथ शरीर में लेखन या वातदोष का शमन होगा और जो आगे चलकर मेद धातु या धात्वाग्नि के ऊपर काम करेगा। इसीलिए वहां पर हम लोग योग बस्ती का प्रयोग करते हैं। योग बस्ती यानी निरूह और अनुवासन दोनों मिलाकर 8 बस्तियों की मात्रा इसमें दी जाती है। इसको हमने योग बस्ती के नाम से बताया, यानी आचार्य इसको योग बस्ती बताते हैं। योग बस्ती यानी निरूह और अनुवासन एक साथ व्यत्यासात करना है, एक दिन निरूह एक दिन अनुवासन, इस क्रम से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसीलिए इसको योग बस्ती के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला दिन जो होता है ना, इसमें हम लोग अनुवासन या स्नेह बस्ती देते हैं, दूसरे दिन निरूह, फिर स्नेह, फिर निरूह, फिर स्नेह, फिर निरूह, फिर स्नेह, और इस प्रकार से लास्ट वाला बस्ती भी हमें स्नेह बस्ती देना है। ऐसे कुल मिलाकर हम लोग जो बस्ती देते हैं इसको योग बस्ती बताया है। यानी स्नेह इसमें हो गए 4 स्नेह और 3 निरूह बस्ती, 4 निरूह और 4 स्नेह, इस प्रकार से ये 8 दिए जाते हैं। इसको मिलाकर योग बस्ती बताया। जैसे डॉक्टर अरुणा जी ने पूछा था कि योग बस्ती क्या है, बट ये रूटीन वाला ही बस्ती है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो मुझे लगता है आप सभी जैसे कल भी सत्र हमारा नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो पहले हम लोग केस डिस्कशन करते, फिर आगे चलकर मैं थोड़ा अलग से आपको बस्ती के बारे में बताऊं। नमस्कार सभी को, बताइए आप अरुणा जी, आपका केस बताइए मैम, डॉक्टर अरुणा। हेलो मैम। हाँ हेलो, नमस्कार, बताइए। मेरा वो केस है ना, वो एक पेशेंट है 35 ईयर्स ओल्ड की, तो उसको पीसीओडी है और वेट गेन हुआ है उसका। तो इसलिए मैंने उसको दीपन पाचन करके विरेचन दिया है। ओके। और अभी बस्ती करना चाहती हूँ, तो इसके लिए पूछा था मैंने। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक अरुणा जी मुझे लगता है कि आप मतलब सही चल रही, जैसे हमें शोधन करना होगा, विरेचन आपने दिया तो योग बस्ती का प्लान करिएगा इसमें। फिर आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया, सजेस्ट किया है, तो अच्छा रहेगा। वेट कितना है पेशेंट का, वेट बहुत ज्यादा गेन हुआ है क्या अभी? हाँ, अभी 14 kg एक्स्ट्रा है, वेट ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, फिर हम लोग इसमें लेखन बस्ती दे सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करेगा लेखन बस्ती। अच्छा, लेखन बस्ती का वो जो प्रमाण बताया है वही देना है क्या? मतलब हाँ यस यस यस। लेखन बस्ती करीब देखिए सभी, मतलब सभी लोगों का थोड़ा सा अपना अपना एक ये होता है, बट अप्रोक्सीमेटली लेखन बस्ती की जो मात्रा होगी ना वो 960 ml होती है, मतलब हमारे रूटीन बस्ती के साथ ही है 960 ml। मैंने आपको लास्ट वीक ही पढ़ा था, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे कि लेखन बस्ती ये स्थूलता के लिए या फिर लाइक हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए, हाइपरलिपिडीमिया के लिए। अभी आप ओबेसिटी का बता रही है, तो मुझे लगता है आपने लिपिड प्रोफाइल वगैरह किया है मैम इसमें? नहीं किया है मैम। लिपिड प्रोफाइल एक बार का, थायराइड प्रोफाइल किया है? थायराइड नॉर्मल है। अच्छा, तो ठीक है। इसमें ना 2 प्रकार से हम लोग कॉम्बिनेशन करा सकते हैं। अभी इसमें 2 प्रकार के जो लेखन बस्ती का है, खास करके इसमें उषक आदिगन का प्रयोग किया जाता है। उषक आदिगन या हिंगू बचादिगन, आपको जो भी कंफर्टेबल हो। उषक आदिगन नहीं करना हो तो इसमें देखिए गुड़ होगा 20 ग्राम की मात्रा में, माक्षिक स्वर्ण माक्षिक है 160 ml की मात्रा में, फिर इसमें लवण डालेंगे 10 ग्राम, स्नेह डालेंगे 240 ml, कल्क डालेंगे 80 ग्राम, और काढ़ा बनाएंगे 320 ml का। और इस प्रकार से और फिर इसके बाद इसमें हम लोग कुछ भी आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है। आप पीसीओडी के लिए गोमूत्र भी बहुत अच्छा काम करेगा, गोमूत्र, या फिर इसमें से आप यवक्षार या धान्याम्ल, जो भी आपको अवेलेबल हो इसके हिसाब से आप ये डाल सकती है। इसमें गोमूत्र डालना होगा तो 120 ml, गोमूत्र और धान्याम्ल 120 ml होगा, और यवक्षार डालेंगे हम इसमें 30 ग्राम की मात्रा में। तो ये टोटल मिलाकर 960 ml ये बन जाती है, जिसको हम लोग खास करके ओबेसिटी में दे सकते हैं। आप इसमें अपना भी कॉम्बिनेशन ऐड करके दे सकते हैं, लाइक दशमूल है, अभी काढ़ा बनाना है तो दशमूल का प्रयोग करिएगा। ऐसे दशमूल एरंड का प्रयोग कर सकती है, इसमें गुरुची डाल सकती है, बाकी लवण तो है, गुड़ डालना है इसमें। तो इसके साथ तो कर्षण के लिए या मेरे धातु के ऊपर काम करने के लिए ये बस्ती खास तरीके से अच्छा काम करती है, इसलिए इसको लेखन बस्ती माना है। आप कल्क के लिए जैसे अभी यहाँ पर कल्क में खास करके उषक आदिगन आचार्य बताते हैं क्लासिकली। उषक आदिगन में सेंधव है, शिलाजीत है, कासिस है, हिंग है, तुत्थक है ये। बट कुछ लोगों का मानना है कि लाइक ये धातु है ना, तो धातु अगर आप नहीं देना चाहती है तो आप हिंगू बचादी चूर्ण का भी उपयोग कर सकती कल्क बनाने के लिए। इस प्रकार से भी आप ऐड कर सकती है। काढ़ा आप त्रिफला का प्रयोग कर सकती है, और इसमें गोमूत्र, त्रिफला, गोमूत्र, हिंगू बचादी चूर्ण, लवण,
इन सभी को मिलाकर अगर आप बस्ती देंगी ना तो ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा काम होगा मैम। आप समझ रही है अरुणा यस जी? मैम, यस मैम। यस, ओके। इसमें और दूसरा अगर आपको ये करना होगा ना, अगर आप जैसे बता रही थी कि स्त्री रोगों में हम लोग किस प्रकार से बस्ती का प्रयोग करेंगे, अभी आपको मुझे लगता है आपका जो इन्वॉल्वमेंट है ना दोषों का, इसके हिसाब से लाइक जैसे कटिशूल है, पृष्ठशूल है पेशेंट में, जैसे पीसीओडी में होगा, लीन पीसीओडी में होगा, कुछ इसमें भी पीआईडी में भी हो सकता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में भी होता है, तो वहां पर हम लोग एरंड मूल बस्ती दे सकते हैं। एरंड जो कुछ विशिष्ट बस्ती आचार्य बताते हैं ना, उसमें एरंड मुलादी बस्ती का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये भी आप दे सकती है। एरंड मुलादी बस्ती में भी एरंड का खास करके आपको प्रयोग करना है, जिसमें स्नेह के रूप में आप सहचर तेल डाल सकती है, गुरुचादी तेल डाल सकती है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें धन्वंतरी तेल डाल सकते हैं ऐड करके। कल्क के लिए आप शतपुष्पा वगैरह का कल्क, तो जो द्रव्य हम लोग स्त्री रोगों में लाइक अभी शतपुष्पा ओवुलेशन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, या फिर प्रियंगु है, पिपली है, ज्येष्ठ मध है, ऐसे कुछ द्रव्य, अशोक है, दारू हरिद्रा है, गुरुची पुनर्नवा, तो आपको मतलब उस लक्षण को देखते हुए कल्क का जो द्रव्य होगा ना, आप इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। काढ़े के लिए आप एरंडमूल है, पलाश है, लघु पंचमूल है, रासना है, जैसे दोष की इन्वॉल्वमेंट देखकर इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। अरगवद है, देवदारू है, गुरुची है, तो ये आप अपने आप से भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको बना सकती है। जो एरंड मुलादी बस्ती आचार्य इस प्रकार से बताते हैं। मैम कल का कितना डालना अच्छा रहेगा, मतलब कितना, कितनी मात्रा में? कल का 80 ग्राम की मात्रा में डालना है। अच्छा। हाँ, कल्क की मात्रा इसमें एरंड मुलादी में ना आपको हाँ। कल्क की मात्रा 80 ग्राम होगी। काढ़ा 320 का है। गोमूत्र 160 ग्राम की मात्रा में, ml की मात्रा में डालेंगे। और गोमूत्र नहीं अवेलेबल हुआ तो? आप धन्यम्ल डाल सकते हैं। गोमूत्र का उद्देश्य धन्यम्ल भी आप डाल सकते हैं इसमें, धन्यम्ल या गोमूत्र ऐसे भी। एक धन्यम्ल गोमूत्र अर्क नहीं डाल सकते क्या? अर्क मिलता है आपके यहाँ पे, अच्छा डाल सकते हैं ना मैम। लेकिन उसके मात्रा हाँ, थोड़ी कम। हाँ पानी में मिलाकर फिर हम लोग इसको बना सकते हैं ना अच्छे से। हाँ। वो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक अभी कितना कॉन्सेंट्रेटेड आता है गोमूत्र अर्क? अभी मैंने उतना देखा नहीं है, मेरे यहाँ पे मिलता है। अच्छा, अर्क। मुझे शेयर कीजिए ना उसका कुछ लाइक प्रिस्क्रिप्शन, ओके या ओके। उसका कवर होगा ना तो हाँ हाँ। इसको मुझे चूर्ण मतलब वो हम लोग ये करेंगे। ओके। हाँ, और कुछ दूसरा केस भी था ना आपका अरुणा जी? हाँ मैम, वो भी पीसीओडी की पेशेंट है और इन प्राइमरी इनफर्टिलिटी है उसको। हम्म। तो अच्छा, उसका थायराइड, हाइपोथायरॉइडिज्म है। अच्छा, ओके। हम्म। और 5 साल से उसकी शादी हुई है 5 साल पहले। हाँ। अभी तक एक बार भी नहीं कंसीव हुई। हम्म। तो अभी मैंने अच्छा। उसको भी दीपन पाचन करके विरेचन दिया है। विरेचन देने के लिए आपने बोला था ना वरुणा दी हम्म। घृत का पान करके विरेचन देना है। हम्म। हम्म। तो इसलिए मैंने वो घृत पाना प्रिपेयर करने के लिए लिया है अभी। अच्छा मैम, इसमें गूगल कौन सा यूज किया है आपने? त्रिफला गूगल वगैरह यूज किया है? नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है उसको दीपन पाचन के लिए। वो जो हमारा है ना, हम्म। मेदो पाचक वगैरह ऐसा दिया है। अच्छा। और अभी विरेचन के लिए ये कर रही हूँ मैं, अच्छा घृत के मैम, लिए। ओके ओके ओके। अभी कितना है उसका, मतलब लेवल कितनी है इसकी थायराइड की? 11 पॉइंट समथिंग 80 SH। अच्छा, अभी मैंने पढ़ाया था, आप एक बार फिर से मेरा वो सेशन भी सुनिएगा हाँ। हाइपोथायराइडिज्म का। लाइक उसमें हम लोग उदान अवरुक्त समान, कफावृत्त उदान, मेदो रोग, अग्निमान देसी के साथ हम लोग इसको भी ट्रीट करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म कैन बी ट्रीटेड एज कफावृत्त उदान या उदान अवरुक्त समान। तो उदान वायु के ऊपर काम कर, देखिए उसका पोजिशन, किसी भी अवयव का पोजिशन देखेंगे, उसके लक्षण देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पर थायराइड इट इज सिचुएटेड इन उरर रीजन, तो उरस स्थान में कौन से दोष प्रकार होते हैं, तो इसके साथ इसका क्या कनेक्शन होगा, दोष डोमिनेंस क्या होगा। सो अभी इसमें सभी प्रकार के दोष डोमिनेंस होते, फिर भी लाइक वात और कफ अधिक अनुबंध होगा दोष प्रिडोमिनेंस हाइपोथायराइडिज्म में। इसीलिए कफ दोष के ऊपर भी हमें काम करना होगा, और दोनों वात दोष के प्रकार लाइक व्यान वायु और उदान वायु के ऊपर काम करना है हमें। इसमें सभी के साथ हमें ट्रीट करना होगा इसको, मतलब सभी दोषों की भी
साथ हमें चलना होगा। कफ है तो आम बनेगा, तो इसीलिए आपको दीपन पाचन करना होगा। और फिर हम लोग इसमें कुछ फॉर्मुलेशंस लाइक वरुणादि कषाय, वरुणादि काढ़ा या घृत भी यूज कर सकते हैं। गंधर्वस्तादि कषाय अच्छा है, पिपली रसायन दे सकते हैं, पिपली वर्धमान दे सकते हैं, कांचनाक तो बेस्ट है ही। शिग्रू भी वटी दे सकते हैं मैम, शिग्रू गूगल भी दे सकते हैं, इसमें अच्छा काम करेगा। ओके। शिग्रू गूगल। आप इंटरनल मेडिसिन क्या दे रही है? अभी मैंने कांचनार, चंद्रप्रभावती, कांचनार, तो थोड़ा मेदोपाचक। चेंज करेंगे मैम इसमें मेडिसिन। हाँ, कर सकती हूँ। गंधर्वस्तादि करिएगा ऐड, गंधर्वस्तादि कषाय ऐड करिएगा और शीघ्र गुगुल ऐड करें। ओके। और आप शोधन बस्ती से ही करने वाली है ना? हाँ, बस्ती से। ठीक है, ठीक है, गंधर्वस्तादि कषाय और ये हम लोग गुगुल ऐड चेंज कर देते थोड़ा सा। वेट कितना है पेशेंट का? वेट अभी उसका 76। मैम वेट काफी ज्यादा है फिर तो। बहुत है, बहुत है। बहुत ज्यादा है। आपने डाइट रेजिमेन वगैरह सब कुछ बता दिया डाइट उसको? वगैरह दिया है मैंने। हाँ, योगासन कुछ बताइएगा। योगासन भी दिया है, प्राणायाम योगासन सब अभी चालू कर दिया है उसको। हम्म। अच्छा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है मैम। इसके साथ साथ लाइक कुछ वरुण, अरवगवत और ब्राह्मी, शिगरू, ये सब कुछ काम करेंगे इसके ऊपर, तो अच्छे से ये काम करेगा। इसमें सिम्टम्स कुछ है पेशेंट में? कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, क्या है? नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ उसको आलस से है। हम्म। अच्छा, मतलब कफ डोमिनेंस है, बहुत ज्यादा हाँ, कफ डोमिनेंस है कफ पेशेंट में। डोमिनेंट है। हाँ। बहुत ही, तो कफ के ऊपर भी काम करना होगा। एक आध बार अगर अभी सीजन आएगा, सीजन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, उसके बल के हिसाब से आप वोमन भी दे सकती है इसमें, हाँ। है और ना? मैम बस्ती कौन सा करना पड़ेगा इसको? हाँ, इसमें आप योग बस्ती ही करिएगा, मतलब निरु अनुवासन ही करेंगे इसमें, क्योंकि पहले हमें अग्नि के ऊपर भी काम करना है, मेद धातु के ऊपर ही काम करना है। तो आई थिंक अभी जो मैंने बताया ना, इस टाइप का बस्ती आप इसमें दे सकती है। एरंडमूल, दशमूल, एरंडमूलादि या लेखन बस्ती जो भी अवेलेबल है, इसको कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा प्रयोग करिएगा। और अनुवासन या स्नेह बस्ती के रूप में आप नेचर का भी प्रयोग कर सकती है, चंदन बलादि कर। प्रकृति क्या है पेशेंट की? कफ प्रकृति है। तो धनवंतर तेल भी दे सकते हैं, धनवंतर गुड़ुच्ची भी दे सकते हैं, लाइक वो भी इसके लिए भी, थायराइड के लिए भी काम करेगा। धनवंतर हम्म। तेल तो भी स्त्रोतस को खुला करने के लिए और अच्छा है, कफ अवरोध में अच्छा काम करता है धनवंतर। अभी कितने दिन के पास साथ है पेशेंट आपके पास? कितने दिन से है, क्या कितने दिन से आप लोग अभी ट्रीट कर रहे वन हैं? 1 मंथ भी नहीं हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास थोड़ा, मतलब आप उसको समय ले सकते हैं ना, 3 महीने कम से कम लगेंगे नहीं, ना। उसको मैंने बोला है कि 6 मंथ लगेंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना समय हम लोग देंगे ही देंगे, मतलब इतना एकदम फास्ट नहीं होगा, शोधन पूरा कर ही चलना पड़ेगा इसमें। हाँ। अगर आप अभी अभी क्या चल रहा है बताइए मुझे। अभी तो उसको यही घृतपान के लिए मैं तो घृत सिद्धि प्रिपेयर कर रही हूँ। घृतपान हम्म। देना है मुझे, इसीलिए वरुण आदि का, हाँ, वरुण ठीक का है, घृत ठीक है, कर वरुण सकती आदि हूँ का। ना? हाँ, यस, वरुण आदि ही दीजिएगा। उल्टा वरुण भी एक प्रकार से कफ को हराने के लिए या क्लेद को निकालने के लिए बेस्ट है ना वरुण। वरुण हाँ। द्रव्य तो छेदन भेदन करता है ना वरुण, हाँ। तो इसीलिए हमको वरुण आदि घृत। और इसके बाद आगे हाँ, विरेचन दे दूंगी। विरेचन विरेचन के लिए ड्रग कौन सा यूज करूँ? अभेद मोदक करिएगा, हाँ, ठीक है। है ना? अच्छा रहेगा। हम्म। और थोड़ा ना इसको फेनुग्रीक का पानी वगैरह भी दीजिएगा, थायराइड के लिए अच्छा रहता है। हाँ, वो दिया है मैंने। ब्राह्मी वटी भी बीच में यूज करें मैम। पेशेंट को नींद नहीं आती है, इरिटेशन वगैरह है क्या पेशेंट को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। और योग प्राणायाम कुछ? हाँ, चालू है अभी। ठीक है, विरेचन के मेरे बाद यहाँ पे बस्ती ही करें। आती हो। हाँ। मेरे यहाँ पे ही आती हो योगा के लिए। अच्छा, आप क्या क्या ली थी फिर? उसका कुछ खास योगा? अभी तो मैंने जो वेट लॉस का जो है ना, वो हम्म। सब योगा लेती हूँ। और थायराइड के लिए वो सिंहास क्या बोलते हैं उसको, भ्रामरी वगैरह, ऐसा प्राणायाम, हम्म। ये भी लेती हाँ, हूँ। इसमें उद्वर्तन एक ऐड करिए मैम। एक रह गया हमारा उद्वर्तन, मैंने उस दिन भी बताया था। उद्वर्तन ऐड हाँ, करिएगा वचा चूर्ण से। त्रिफला चूर्ण। त्रिफला और वचा मिक्स करके करिएगा, बेस्ट आएगा रिजल्ट। वेट बहुत ज्यादा है पेशेंट का, पहले वेट हाँ। के ऊपर, मेद धातु के ऊपर काम करिएगा।
और फिर हम लोग एज क्या है, इनफर्टिलिटी के साथ चलेंगे, फिर हम लोग फलग्रुत वगैरह स्टार्ट करेंगे एक बार शोधन हो जाने के बाद। हाँ, अभी शोधन होने के बाद में एक बार आपको पूछती हूँ, फिर बाद में यस वो देखें। यस 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 ओके। वर्षा जी नमस्कार, बताइए। सुरेखा जी, डॉक्टर पवार मैम, डॉक्टर कांचन, डॉक्टर तृप्ति, काजल जी। मैम एक केस है मेरे पास भी, लिगामेंट जो होते हैं ना, हाँ। उसमें उसको ना फाइब्रॉइड है पेशेंट को। लिगामेंट में? यस मैम, तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको कहाँ पर, फाइब्रॉइड लेकिन कहाँ पर? ये मैम लिगामेंटम जो होते हैं ना अपने ओवरी के बाहर। अच्छा अच्छा, वो हाँ 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 हाँ। तो कुछ उसमें रिपोर्ट है क्या मैम, बताइए। मैम रिपोर्ट है, मैं व्हाट्सएप करती हूँ अभी, मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ। क्या है, लेकिन भाई साइज क्या है फाइब्रॉइड का? फाइब्रॉइड का साइज तो मुझे एकदम याद नहीं है, पर बड़ा ही है। मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट देख के बताती हूँ फिर। तो पेन वगैरह है पेशेंट को, एब्डोमिन पेन है? एब्डोमिन पेन भी है मैम, और उसको तो डिटेक्ट हो गया था कैंसर का। फिर उन्होंने डबल से जब रिपोर्ट कराई तो उसमें कैंसर वाली तो कोई चीज है नहीं, CA-125 वाला जो उसको रिपोर्टिंग है वो अभी आई नहीं है। और मैम ये, उसके हाँ उसके ऐसा। हाँ यस मैम। ओके, बताइए। तो मैम उसको पुरानी हिस्ट्री भी रही है। वो केस तो मेरे पास अभी 7-8 दिन पहले आया था, लेकिन वही मुझे उसका वो फाइब्रॉइड का समझ में नहीं आया ट्रीटमेंट की कैसे, कहाँ वहाँ अप्रोच कैसे करेंगे। एज क्या है बताइए मुझे ये मैम। इट इज टाइप ऑफ फाइब्रॉइड, मतलब ये 35 है। फाइब्रॉइड यस। ही है। और ये ना खास करके इस टाइप का जो होगा ना, मतलब आई थिंक मे बी इट इज बिनाइन टाइप ऑफ स्मूथ मसल ट्यूमर टाइप का ही होगा ये, जो लिगामेंट हार्मोन से डेवलप हो, यूट्राइन स्मूथ मसल के कारण। ये भी एक प्रकार की अर्बुद की ही ये होगी। इसमें भी हम लोग संप्राप्ति कफवात अवरोध के ही साथ चलेंगे इसमें भी। अभी जो हमारी यूट्राइन फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट है ना, इसी के साथ हमको करना होगा इसमें भी। जी मैम। चंद्र वटी आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट करिएगा पहले ना। देखिए मैम, अभी अर्बुद तो है, मतलब आपका यहाँ पे ग्रोथ तो हुआ है, वृद्धि तो है। यस मैम। वृद्धि वृद्धि है तो हमें माउस मेदोपाचक देना पड़ेगा। आप इसमें स्टार्ट कर दीजिएगा, माउस मेदोपाचक 3 दिन का दीजिएगा। आरोग्यवर्धिनी, कांचनार गुगुल या शिग्रू गुगुल। पेशेंट की प्रकृति बताइए मुझे, प्रकृति क्या है, वेट कितना है पेशेंट का, और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसी है, समथिंग, मतलब सभी डिटेल्स दीजिएगा थोड़े। वर्षा बार जी, और मैं हिस्ट्री उसका पूरा लेके फिर आपको वो केस पूरा डिटेल में एक बार और अभी आप एक्सप्लेन करूंगी। के बारे में, मतलब ये हमें सीखने के लिए अच्छी केस है। आप रिपोर्ट देखेंगे तो इट इज, बट जी मैम। लिगामेंटम हो या जो भी है, बट इट इज अ टाइप ऑफ अर्बुद ओनली। यूट्राइन फाइब्रॉइड में ही इसको हम लोग ले सकते हैं। एक बार और मैं उसका पूरा डिटेल हिस्ट्री लेके फिर आपको इस डिटेल पर लीजिएगा, सेंड करूंगी। मेंस्ट्रुअल और लाइक बच्चा एक बता रही है आप, बट फिर भी अभी किस पर्पज के लिए पेशेंट आपके पास आई थी? मैम एक्चुअल में वो ना मेरे पास रिफर होके आई थी, और जब वो मेरे पास आई थी ना तो मैं भी डिटेल हिस्ट्री नहीं ले पाई थी, OPD में आई थी वो। अच्छा अब अच्छा, सेकंड टाइम आएगी तो फिर मैं उसको पूरा डिटेल हिस्ट्री लेके फिर आपको सेंड करती हूँ। ओके ओके, नो इश्यूज, यस। जी मैम, थैंक यू मैम। मतलब कैसे डिटेल हो तो थोड़ा सोच भी सकते हैं अलग एंगल से कि क्या है। बाकी रूटीन फाइब्रॉइड के लिए तो माउस मेदोपाचक, आरोग्यवर्धिनी, कांचनार गुगुल, वरुणादि कषाय, शिग्रू गुगुल, गंधर्वास्तादि। क्योंकि वृद्धि अर्बुद रोग में कफवात अवरोध है तो वात और दोष कफ के लिए काम करना होगा। फिर हम लोग बस्ती वगैरह भी प्लान कर सकते हैं ना मैम, साइज देखकर मात्रा बस्ती दे सकते हैं। पेशेंट को पेन है, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम है, तो मात्रा बस्ती दशमूल तेल की देंगे, सेचर की दे सकते हैं, तो और बेटर रिजल्ट्स आएंगे ना। फाइब्रॉइड के लिए तो ये मतलब थोड़ी छेदन भेदन की चिकित्सा ही करेंगे। यस मैम, मैं उसको अभी एक बार और डिटेल हिस्ट्री लेके फिर उसको फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी उसको। यस यस श्योर, यस। और बताइए सुरेखा जी, काजल जी, एनी मोर केसेस? यस, और कुछ केसेस? आप हिंगू वचारी चूर्ण के बारे में पूछ रही है ना मैम, तो हिंगू वचारी चूर्ण में शुंठी है, वचा है, इसमें दाड़ीम है, धान्यक है, तो ये टाइप का ये चूर्ण बन जाता है हिंगू वचारी चूर्ण। अष्टांग हृदय का ही चिकित्सा का ही ये रेफरेंस है इसमें, हिंगू वचादी चूर्ण का।
ये एक्चुअली ना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा, एपिलिप्सी में, डायरिया में, कुछ ब्लोटिंग हो रहा है पेशेंट को, लॉस ऑफ एपेटाइट है, या लाइक माल अब्सॉर्प्शन सिंड्रोम हो, एनोरेक्सिया हो, इंडाइजेशन टाइप ऑफ हो, कुछ पेन हो, तो इसके लिए हिंगू वचादी चूर्ण यूज किया जाता है। बिकॉज हिंगू, हम आप सभी को पता है कि हिंगू इज बेस्ट फॉर डाइजेशन, तो इस हिसाब से इसको बनाया है हिंगू वचा। इंडाइजेशन के हिसाब से, और इंडाइजेशन यानी फिर आम हो गया, अग्निमांद्य हो गया, तो आम के ऊपर काम करने के लिए, जैसे अभी हम लोग स्थूलता के लिए एरंडा बस्ती में बता रही थी, या फिर वातदोष के विकारों के लिए, तो उसमें भी इस प्रकार से सोचना होगा, हिंगू वचादी चूर्ण। आर यू गेटिंग काजल जी? यस मैम, यस मैम। ओके, ये बताइए मुझे अरुणा जी, आपने और दूसरे कौन से बस्ती का प्रयोग किया है कभी, पिच्छा बस्ती का वगैरह? हेलो। हाँ हाँ मैम, पवार बोल रही हूँ। हाँ बताइए मैम। नमस्कार मैडम, अभी आपने वो आम पचाने के लिए रणमूलादि वगैरह प्रयोग करने के लिए बोला है ना। हर एक हाँ पेशेंट में हम दीपन पाचन देते हैं, तो हर एक पेशेंट में अगर आम पाचन और धात्वाग्नि के लिए वर्धन के लिए सोचना पड़ेगा क्या? उस देखिए धातु का मैम, धातु। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए जैसे कि हाँ बेस है ये, तो हाँ रोगा हा सर्वे अपनी मंदर, सभी रोगों का मूल कारण तो आयुर्वेद में अग्निमांद्य है। जब भी हाँ अग्निमांद्य होगा तो ही जाकर आम बनेगा। आम क्या है? इट इज टाइप ऑफ कुछ सब्सटेंस ऐसा जो कि इनडाइजेस्टेबल है, और ये हाँ जाकर ही कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हमारे स्त्रोतों में निर्माण करेगा। और ये हाँ जब आम या शरीर में ऐसे जो सड़ा हुआ होगा ना, अन्न के कण हो हाँ गए जो पचे नहीं है, तो ये कई हम्म, बार जाकर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करेंगे, स्त्रोतों में रुक जाएंगे। तो वहां के हम्म, स्त्रोतों का मतलब, अभी रसव स्त्रोत में जाएंगे तो रस धातु अच्छा नहीं बनेगा, रक्तवोह में जाएंगे तो रक्त धातु अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके हाँ कारण ही फिर धातु अच्छा नहीं बनेगा, तो धातु के उपधातु मल भी अच्छे नहीं बनेंगे। जैसे कि अभी आर्तव स्त्रोत की बात करेंगे, रसव स्त्रोत की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं अग्निमांद्य आम बनाए तो सबसे पहले कौन से धातु में जाएगा? रस में जाएगा। रस रस में में। जाएगा तो फिर रस धातु अच्छा नहीं बनेगा, तो आगे के धातु, धातु ही धात्वाहारा, एक धातु से दूसरे धातु का पोषण होता है, तो एक धातु का हाँ पोषण ठीक नहीं हुआ तो दूसरे धातु अच्छे नहीं बनेंगे, और फिर इस प्रकार से उसके उपधातु, उसके मलों के ऊपर भी, यानी एक हमारी जो स्त्रोतस की कार्य प्रणाली है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें हमारे आयुर्वेद में, मैं अलग से एक सेशन लेने वाली हूँ दीपन पाचन को लेकर। तो दीपन पाचन यानी एक आयुर्वेद में भस्मक एक डिसीज छोड़ के सभी व्याधि अग्निमांद्य के कारण बताए, तो अग्निमांद्य को दूर करना है। अग्निवर्धन होगा तो धातु यानी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अभी अग्नि को हम एक प्रकार से जो हमारा टेम्परेचर है, या लाइक उष्मा तेज का तत्व बोलकर भी जान सकते हैं, जो हमारे हर शरीर के अणुरेणु में भी उष्मा रहता है। तो नॉट ओनली आयुर्वेदिक साइड, आप एलोपैथिक साइड से भी सोचिएगा, मॉडर्न साइड से भी सोचेंगे ना, तो सेल्यूलर लेवल पर जो भी एक्टिविटीज होती है, इस सेल्यूलर लेवल की एक्टिविटीज के लिए भी तो एक टेम्परेचर चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड्स मॉडरेट टाइप ऑफ हीट। उष्मा ये हमारे शरीर के हर काम के लिए जरूरी है, तो इसीलिए उष्मा नॉर्मल रहना जरूरी है। तो आप एलोपैथी साइड से, मॉडर्न मेडिसिन के साइड से भी सोचेंगे तो सेल्यूलर लेवल पर एक्टिविटीज के लिए हमें उष्मा चाहिए है। तो उष्मा अगर कम होगा तो भी नहीं चलेगा, ज्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा। तो आयुर्वेद में इसको हम अग्नि बोलते हैं, जो अग्नि या स्टमक फायर है। तो इसीलिए दीपन पाचन, कम से कम आप कुछ ना कुछ लाइक त्रिकटु चूर्ण दीजिएगा, अभिपत्ति का चूर्ण दीजिएगा, ताकि एक बार आपका अग्नि करेक्ट हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग उसके ऊपर आगे दोष जो बिगड़े उसको फिर इसमें से शाखा में जो चलेंगे उसमें कोष्ठ में लाएंगे। कोष्ठ में लाने के बाद हम उसको उसके नजदीक के मार्ग से, जहां से भी जरूरत है, जहां से भी पॉसिबल है, लाइक कफदोष है तो वमन के साथ, पित्त है तो विरेचन के साथ, अगर वात है इम्बैलेंस तो बस्ती के साथ इसको निकाल देंगे। तो हाँ इसलिए एक्चुअली संप्राप्ति कब बनती है? दोष ये शाखा कोष्ठ में आते जाते रहते हैं, जब ये कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं तो कोई ना कोई यस मैम, आर यू गेटिंग? समझ रही आप? हाँ मैम, समझ रही हूँ।
मैडम दीपन पाचन के लिए अभी रसपाचक रक्तपाचक जो है सभी, उसमें से एक एक ड्रग लेके हाँ भी हम दे सकते हैं ना दीपन पाचन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा आपको बता रही हूँ ना, आप अपना कॉम्बिनेशन बनाइए ना। इसमें हाँ। पटोल देखिए, सभी धातु का पचन करने के लिए गुरुची, मुस्ता, पटोल, किरात, तिक्त, ये बहुत अच्छे द्रव्य है। आप इसका चूर्ण कॉम्बिनेशन के साथ भी बना सकती है, ये भी दे सकते हैं आप। मैडम दीपन पाचन आंवला अभी की, हाँ हाँ बताइए दीपन बताइए। दीपन पाचन अभी हम बोल रहे हैं ना, एक एक ड्रग्स लेकर हम देंगे कि वहाँ आविपत्तिकर चूर्ण देंगे, त्रिकटु चूर्ण देंगे, फिर ऐसे हम इसका ये कैसा पहचानेंगे मैडम, माइल्ड है, मॉडरेट है, क्या सीवियर है, मीन्स कितने दिन के लिए देना है, क्या है, कैसे, मीन्स कैसा गेस कैसा करेंगे अभी? मैम ये आप ना आम के लक्षण, परिपक्वम, असंतुलम, दुर्गंधम, बहुपक्वम, यानी उसके शरीर की जिह्वा देखेंगे, मलमूत्र, वो सब परीक्षण कर कर हमें आम का अंदाजा आता अच्छा। है। हाँ आलस कितना है, पेशेंट को ब्लोटिंग होता है क्या, कुछ खट्टे डकार आते हैं क्या, कितना हाँ पेशेंट को फ्रेश होता है, मल मल के बाद अच्छा लगता है क्या। कई बार पेशेंट के मल मूत्र में भी आमता होती है, शाम होता है मल ना, तो एक बार जाकर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मल भी कभी पक्व, कभी द्रव होता है, कभी घन होता है। तो इन ऑल आम अगर बनेगा तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो इन डाइजेशन के सारे लक्षण मिलेंगे, अविपक्वम, असंतुलन, फिर उसके मुख में कुछ चिकट ऐसे आएगा, उसकी जीवा को देखिएगा, जीवा क्लियर शुद्ध नहीं, गुलाबी कलर की नहीं होगी, जीवा का कलर बदला होगा। ये सब कुछ लक्षण, मतलब आलस, सुस्ती बढ़ना, कुछ खाने की इच्छा ना होना, और कुछ ये भी लगता है उसमें रुचि नहीं होती है पेशेंट को। ये सभी लक्षण के हिसाब से हम लोग आम देखेंगे। पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, देखिए उसकी प्रकृति के हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि कफ प्रकृति के लोग थोड़े मॉडरेटली स्थूल ओबेस हो सकते हैं, पित्त प्रकृति के मॉडरेट होंगे, मतलब ज्यादा वेट बढ़ेगा नहीं, वात वाले कृश रहेंगे। तो अगर वात वाले व्यक्ति में वजन बढ़ा है तो इट इज विकृति, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर शरीर में मेद धातु विकृत हुआ है, क्योंकि वात प्रकृति का वेट बढ़ता नहीं है, तो बड़ा है यानी एब्नॉर्मल। हाँ हाँ ऐसे हमें उसको मतलब आम को आपको अच्छे से समझना होगा, और फिर हम जाकर इसको समझ सकते हैं। उसके लिए 8 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है? नहीं मैम, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 दिन में हो जाता है। तो आगे देखिए, अभी हम लोग ये केवल पचन कर रहे हैं, तो बाद में जो बस्ती वगैरह करेंगे ना, इससे फिर दोष करेक्ट होने में मदद मिलेगी ना। हम लोग उसको वमन विरेचन के साथ भी करेक्ट करते हैं ना आगे बाद में जाकर। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसीलिए दीपन पाचन दिया जाता है। बाद में आप जो भी द्रव्य देंगे, जैसे आपने कुछ कल्प दिया, तो उस कल्प को पचाने के लिए भी तो अग्नि अच्छा होना चाहिए ना। तो दीपन पाचन का मतलब ये है कि अग्नि को करेक्ट करना। अग्नि अच्छा बनेगा तो भी आगे का भी काम अच्छा होगा ना, शोधन का काम अच्छा होगा, इसीलिए अग्नि के ऊपर काम करना है। हाँ 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 ओके मैम, समझ में आया। हाँ, तो भी मैं एक बार ना प्लान करती हूँ दीपन पाचन को लेकर। हाँ मैम, दीपन पाचन वही ऐसे लगता है ना कि दीपन पाचन क्यों करना जरूरी है। हाँ मैम, यस यस बताइए। त्रिकटु चूर्ण कितनी मात्रा में देना है? 3 से 5 ग्राम की मात्रा में। ओके। और 3 ग्राम चूर्ण की हमारी मात्रा होती है ना, पोषण जल के साथ देंगे हम लोग उसको। वो टेस्ट में बहुत तीखा होगा शायद। तीखा होगा, पित्त प्रकृति में थोड़ा हम इसको मतलब देख देख कर इस्तेमाल करेंगे इसको। गर्म पानी के साथ, या जैसे पेशेंट को कुछ अगर लगता है एसिडिटी वगैरह होती है तो बंद कर देंगे। पित्त प्रकृति में अभिपत्ति का चूर्ण अच्छा रहेगा, और बाकी कफ और वात के लिए हम लोग त्रिकटु का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। ओके। एक्चुअली हमारे पोटेंसी को बढ़ाते हैं, डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। मैं एक अलग से सेशन लेती हूँ, मतलब अच्छे से आपको ये रहेगा, लाइक समझ लेंगे हम लोग कि एक्चुअली क्यों देना है, क्या है, और कहाँ कहाँ पर ये काम करेगा। इस प्रकार से इसको पढ़, मुझे बहुत दिनों से वो लेना था, दीपन पाचन द्रव्य। जैसे कि आप देखिए मैम, अभी आप देखिए ना, जैसे कि हमारे घर में जो मसाले हैं, दे आर ऑल्सो दीपन टाइप ऑफ द्रव्य। जीरा, कृष्ण जीरा, अजवायन, हिंगू, मरीच, नहीं है क्या सारे, क्यूमीन। क्यों हम, आप सौंफ क्यों खाते खाना खाने के बाद? इट इज अ टाइप ऑफ दीपन ना, पाचन है ना वो। खाते ना सौंफ खाना खाने के बाद। यस मैम। तो तेज महावता है, इलायची है, यस यस, मुस्ता है, लवंग है, जाति फल है, तो ये सभी दीपन के ही द्रव्य है ना।
तो हम लोग खाना बनाते समय भी तो ऑलरेडी दीपन द्रव्य डालते हैं। जब आप कम मात्रा में खाएंगे ये द्रव्य तो फिर ये अग्निमांद शुरू हो जाएगा, आम बनेगा। इसीलिए तो बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु में अग्निमंद होता है, तो वहां पर हम लोग थोड़े से उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का, दीपन पाचन द्रव्यों का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। आचार्य भावप्रकाश ने 71 यानी 71 टाइप ऑफ ड्रग्स डिस्क्राइब्ड बाय आचार्य भावप्रकाश एज अ दीपन एक्शन एपेटाइजर के रूप में, बिकॉज दे आर हैविंग द लघु रुक्ष एंड उष्ण गुण। पंचकोल चूर्ण देते कुछ लोग, देर आर सो मेनी, बहुत सारे ये द्रव्य है। तो ये हम सभी को मेटाबॉलिज्म करेक्ट करने के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सारे व्याधियों का जड़ तो मेटाबॉलिज्म ही है। हेलो मैम। यस यस मैम, दीपन पाचन से छोटा सा एक क्वेश्चन है मेरा रिलेटेड। पेशेंट है मैम, व्यंग का पेशेंट है, फीमेल है, 46 ईयर ओल्ड है, मेंसेस नॉर्मल है मैम, उसका मोशन क्लियर रहता है, सब कुछ ठीक है उसका, बट हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है और TSH उसका 11 से नीचे नहीं आता है मैम, ऐसा है मतलब ये है। तो अभी मेरे पास आई है, बट 2 दिन के बाद वो बाहर कहीं जा रही है, तो मैं 2 दिन देख के फिर मेडिसिन देना चाह रही हूँ उसको। मैम मैं अभी सद्य विरेचन का सोच रही हूँ पेशेंट को। मैम उसको एक लक्षण है कि उसको कुछ खाती है तो वॉमिटिंग हो जाता है उसको, बट तिक्ता रसात्मक नहीं रहता, मतलब तिक्ता आस्यता नहीं रहती बिल्कुल। एज क्या है? 46 ईयर फीमेल। और वेट? वेट मैम उसका वेट तो नॉर्मल है, मतलब 56। अभी आप किसके लिए उसको दे रहे हैं मैम? किस हिसाब से उसको आपको ये करना है? व्यंग के लिए। उसको मेलेज्मा है मैम दोनों गालों पर, उसके बहुत चीक्स पे ज्यादा है मैम, वर्णित मतलब कृष्ण वैवर्ण्यता ही है पूरा। एनी अदर हिस्ट्री, menstrual history or specific something like that? Ma'am, 46 I think she is entering in the phase, premenopausal phase में वो चली गई है। मैम ये 5 से 6 साल हो गए उसको स्टार्ट हुए ये। हाँ यस। अभी आपको देखिए, अभी यहाँ पे रस रक्तव स्रोतस आपको आ गया, कुष्ठ धातु, कुष्ठ जो विकार है ना, इसमें रस रक्तव स्रोतस की व्याप्ति आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये त्वचा विकार में तो बिल्कुल आहार विहार हेतु होते हैं। एंड दीपन पाचन या ये जो कंसेप्ट है ना, तो कुछ व्याधियों में हम लोग लंघन भी करा देते हैं, कुछ इसमें सेवन भी करा देते हैं, कुछ हम लोग पेया विलेपी मंड से भी चलाते, लाइक योनि व्यापद में भी पेया मंड विलेपी का प्रयोग करना है, यवागु का प्रयोग करना है, तिक्त रसों का प्रयोग करना है। तो ये भी पाचन, दीज आर आल्सो द मेथड्स ऑफ पाचन। पाचन यानी जो भी दोष अभिपक्व है या जैसे दोष आम के साथ है, तो इसको पचाने के लिए हम लोग इस सभी का प्रयोग करते हैं। लंघन, इट इज टाइप ऑफ फास्टिंग। तो स्वेदन से भी लघुता आती। आप भी बताइए। यस। तो मैम वो मेरे पास 2 डेज के लिए है, तो मैं कुछ क्या पंचकर्मा में मैं उसको क्या करके फिर उसको मेडिसिन देके मैं वो कर दूंगी, फ्री कर दूंगी वो। अभी एक्चुअली ना इसमें आपको पूरा शोधन ही प्लान करना पड़ेगा, और कोई भी स्किन डिसीजेस हो तो उसमें बार बार शोधन की जरूरत पड़ती ही है। सबसे पहले तो आई थिंक कि इसको वमन देंगे हम लोग जी, सद्य वमन या विरेचन दे सकते हैं। आप क्लासिकल वमन करिएगा, पेशेंट के अभी ऋतु के हिसाब से थोड़ा बल देखिएगा, और एक बार वमन, फिर बाद में विरेचन, और फिर बस्ती प्लान करेंगे। इसमें पंचकोल चूर्ण दे सकते हैं आप इसको दीपन पाचन के लिए। प्रकृति क्या है पेशेंट की? मैम प्रकृति उसकी पित्तवात है, पित्तवात है। अभिपत्ति का चूर्ण दीजिएगा, फिर अभिपत्ति का चूर्ण बाद में 3 दिन का स्नेहपान दीजिएगा पित्तघृत से, और फिर वमन करेंगे। बहुत सुंदर वमन होगा पेशेंट में, क्योंकि त्वचा विकार में वमन विरेचन अच्छे काम करते हैं। जी ओके, थैंक यू। एक बार उसका कुछ आपने थायराइड प्रोफाइल वगैरह किया है केवल, वो भी शेयर करिएगा। यस मैम, वो करा के ही लेके आई है वो। तो TSH उसका 11 ही रहता है, वही उसका कहना था कि इससे नीचे नहीं रहता। 50 ले रही है अभी वो। कभी USG एब्डोमेन वगैरह किया है आपने? USG वगैरह किया है? बाकी हम USG नहीं कराया उसका, क्योंकि मेंसेस नॉर्मल है, बाकी सारी चीजें उसकी पता ही है, नॉर्मल है सारा। सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन? हाँ जी मैम, हाइपर पिगमेंटेशन। कुछ फैक्टर्स हेतु क्या मिले आपको? स्ट्रेस वगैरह कुछ मिला? स्ट्रेस तो मैम बोल रही है कि अभी बस थोड़ा बहुत होता है कि चिड़चिड़ होती है, बाकी पहले बिल्कुल फ्री रहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। बोली प्रेगनेंसी टाइम से उसको थायराइडिज्म, और उसमें भी कोई सिम्टम नहीं थे उसको। टेस्ट कराया, रूटीन टेस्ट, उसमें हाइपोथायराइडिज्म उसको डायग्नोज हुआ था। अच्छा,
बस उसको एक ही सिम्टम है कि खाना खाती है तो अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो गया तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है, पूरा निकल जाता है वो। हाँ, तो उसकी पित्त प्रकृति है ही, मतलब पित्त वाले लोगों को ऐसे होता है कि खाना थोड़ा भी ज्यादा खाए तो भी ये होता जी है, कम भी खाए तो भी प्रॉब्लम होती है। जी जी। यस वेरिएशन तो करना है ना उसको, मैं अभी जी। वेरिएशन स्टार्ट करूं, मतलब पाचन देख के, दीपन पाचन देख यस करके। यस 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 यस। ओके ओके। क्योंकि इसमें शोधन तो करना ही है। और मैंने एक सेशन भी लिया है डार्क स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर, एक सेशन लिया था। आपने हरिद्रा खंड महामंजिष्ठ आदि आरोग्यवर्धिनी वैसा भी कुछ चालू किया है? यस मैम, आरोग्यवर्धिनी महामंजिष्ठ आदि पंचतीर्थ ये मैं स्टार्ट करने का सोच रही थी अभी। अच्छा, कुछ कुमकुमादि तेल वगैरह का कभी प्रयोग किया है हाइपर पिगमेंटेशन? बाहरी रक्त चंदन आदि चूर्ण और कुमकुमादि तेलम की रात में लगा मालिश करने के लिए दिया है ये दिया है। कुछ? अच्छा ठीक है, नहाने के पानी में वगैरह? हाँ बताइए। नस्य किसका दे सकती हूँ अभी उसको? पंचेंद्रिय वर्धन का ही दीजिएगा, पंचेंद्रिय वर्धन का ही देना है तो। जी। मैम मेरा वो, हाँ मैम। हाँ मेरा वो पेशेंट था ना चॉकलेट सिस्ट वाला, उसको मेंसिस तो आ गई है। हाँ अब क्या करें हाँ आगे? रिपीट ना हो चॉकलेट सिस्ट और ओवेरियन सिस्ट, या चॉकलेट सिस्ट रिपीट ना हो, लीन पीसीओएस है, विधवा थे प्रकृति। अच्छा मैम, रिपीट ना हो ना तो आई थिंक ना उसकी मतलब प्रकृति कफज तो लीन पीसीओडी मतलब वेट तो कम है। हाँ कम है, बाकी सब नॉर्मल है, फूड नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग कुछ दिनों के लिए, उसको गूगल कल पर रखते हैं चालू। हाँ केशव और फिर एक रसायन कल्प ऐड कर। है। हाँ रसायन कल्प कौन सा करे? कांचनार आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा चालू है। हाँ यस 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 बिल्कुल। सुकुमार था वो, अब कुछ मेंसिस आ गया तो बंद करवाया, 10 मुलारिस दू। सुवर्ण मालिनी वसन चालू करेंगे थोड़ा सा। स्वर्ण मालिनी लाइक ना इसके लिए भी काम करता है ना, यूट्रस के लिए, या फिर योगराज गुगुल भी कर सकते हैं हम लोग। ये भी यूट्रस के लिए काम करेगा, मतलब बल देने के लिए, रसायन के लिए अच्छा रहेगा। योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल जो है रसायन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। या स्वर्ण मालिनी वसंत भी कर सकते हैं इसमें आप। आई थिंक स्वर्ण मालिनी वसंत बेटर रहेगा रसायन के लिए। रिपीट ना हो उसके लिए तो करना पड़ेगा ना जी। हाँ, बार बार हो रही है ना सिस्ट उसको। हाँ यस यस यस। योग बस्ती तो अभी दे रही हूँ, फ्राइडे से स्टार्ट कर रही हूँ एक साइकिल। वापस ये 4th साइकिल है योग बस्ती की। यस, तो इसीलिए तो रसायन देंगे। यूट्रस को रसायन के लिए अच्छा है, स्वर्ण मालिनी वसंत भी है, महायुगराज गुड़ भी है इसमें। एक मुझे ये भी लगता है ना इसमें पुनर्नवा मंडूर जैसा भी कुछ देंगे हम। अच्छा है भी। हाँ नहीं ठीक है, फिर भी ना पुनर्नवा जो है ये एक प्रकार से थोड़ा मूत्रल या क्लेद निकालने के लिए अच्छा है ना, तो इस हिसाब से भी लाइक वो जमे ही नहीं, क्लेद या कुछ मेद धातु जमे ही नहीं, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। भले वो लीन है, मतलब पेशेंट का वेट गेन ऐसे नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ग्रंथि की संप्राप्ति बन रही ना, अर्बुद की संप्राप्ति बन रही, अर्बुद है, तो कुछ ना कुछ प्रकोपित हो रहा है, तो क्लेद अधिक बन रहा है, तो इसके ऊपर काम करना होगा। और इस टाइम मासिक भी कम आया, मेंसेस भी उसको कम है इस टाइम, खुलकर नहीं आया, इतना खुल के नहीं आया। हर बार आता है, इस बार अच्छा। लेट भी 2.5 महीना हो गया और खुल के भी नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये ट्राई करिएगा फिर अभी इतना। हाँ, और अभी आपका बस्ती चल रहा है ना, बस्ती हो जाने दीजिए फिर। हाँ फ्राइडे से बस्ती चालू कर रही हूँ। हाँ ठीक है, बस्ती को कौन सा दे रहे? योग बस्ती है। ठीक ठीक है ठीक है, ओके ओके चलिए। तो आई थिंक आज हमने मतलब बस्ती, आज डिस्कशन का ही सेशन रखा था, कुछ प्लान नहीं किया था, बिकॉज लाइक सभी के केसेस रह गए थे ना, कल भी सेशन नहीं हो पाया था, तो इसीलिए आज केस डिस्कशन को ही लेकर हमने चर्चा की है। और कल हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इनफर्टिलिटी का सेशन। इनफर्टिलिटी को लेकर जो अभी हमने 5-6 सेशन किए उसके साथ रिलेटेड, पीआईडी पीसीओडी वगैरह, और आगे आप बताइए उसके साथ हम लोग कौन से सब्जेक्ट को अटैच करेंगे, उसके साथ हम लोग चलेंगे। ओके, और किसी का कुछ है तो
ठीक है, तो अभी थोड़ी समय में हम लोग अपना हमारा जो योग विशेषांक है उसको भी रिलीज कर रहे हैं। उसको उसमें भी कुछ योगा को लेकर सेशंस को लेकर या जिस प्रकार से हम लोग योग एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट्स में, उसके कुछ आर्टिकल्स भी है। तो ये आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम लोग इस विशेषांक को भी आपके सामने अभी शेयर करेंगे थोड़ी ही समय में। और आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज का ये सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारे सारे दर्शक, उनको भी शुभेच्छा एवं आपका जो सपोर्ट रहता है, इस सपोर्ट के साथ ही हम लोग इस प्रकार से इस सत्र को चला रहे हैं। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल एक नए विषय के साथ, इनफर्टिलिटी के साथ। ठीक है वर्षा जी, अरुणा जी? यस यस मैम, बाय बाय। हाँ यस, नमस्कार।